हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर द इंडियन एक्सप्रेस की। आज हम कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं बिकॉज दीज न्यूज़पेपर एक्चुअली कंटेन पोटेंशियल क्वेश्चंस फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, सीडीएस एंड एफकैट। बहुत सारे एग्जाम्स हैं जहाँ पर इन न्यूज़ पेपर से ही एक क्वेश्चन बन जाता है दैट वुड बी आस्क्ड देयर एंड इट इज वेरी बेनिफिशियल टू सी दिस वीडियो बिकॉज आपको कम टाइम में सारी एनालिसिस करने को मिल जाएगी। मैंने सारे बैकग्राउंड उसके चेक कर लिए, सारे बैकग्राउंड्स आपके सामने यहाँ पर मैं शो करूंगा सो दैट यू कैन रिटेन दिस इंफॉर्मेशन मच इन अ बेटर वे और ये आपको कंप्लीट हेल्प करेगी इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट जो हेडलाइन है, फाइजर क्लेम्स first major breakthrough in the sorry so देख लेते हैं। फाइजर क्लेम्स फर्स्ट मेजर ब्रेक थ्रू टेस्ट वैक्सीन 19% इफेक्टिव इन द फर्स्ट फेज 3 ट्रायल। तो फाइजर एक कोविड 19 वैक्सीन की कैंडिडेट है जो यूएस एंड जर्मनी की कंपनी बायोएनटेक के कोलैबोरेशन से डेवलप की जा रही है। तो इसके जो वैक्सीन के रिजल्ट है वो 90% इफेक्टिवनेस दिखा रहे हैं और ये फेज 3 ट्रायल्स में पहुंच गए, एडवांस एक्चुअली कह सकते हैं एडवांस फेज 3 ट्रायल्स में। सो ये वैक्सीन एक्चुअली स्टार्ट हुई थी, इसकी फेज 3 ट्रायल्स 27 जुलाई को, जिसमें 45,538 पीपल पे ये फेज 3 ट्रायल्स किए गए और 8 नवंबर को 38,955 लोगों को इसकी सेकेंड डोज दी गई है। तो इससे पता चलता है कि हमें इस वैक्सीन की जो इफेक्टिवनेस है, जो काम करने की क्षमता है, जो आप कह सकते हैं कि ये अपना काम बखूबी कर रही है, इसकी क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है इस 90% इफेक्टिवनेस से। एंड ये एक अकेला वैक्सीन है जिसने 90% इफेक्टिवनेस का क्लेम किया है और ये पहला एवर वैक्सीन है जो अपने फेज 3 के डेटा रिवील कर रहा है पब्लिकली। और इस वैक्सीन के जो डेटा है वो डाटा मॉनिटरिंग कमेटी चेक कर रही है और इसमें बताया गया है, इसमें डाटा मॉनिटरिंग कमेटी ने देखा है कि ये वैक्सीन किसी एक स्पेसिफिक एडवर्स कंडीशन या एज स्पेसिफिक एफिशिएंसी या ऐसा कोई एक स्पेसिफिक कंडीशन पे काम नहीं कर रही है। इट्स बीन प्रूवन, इट्स बीन सीन कि ये हर एक कंडीशन, एक जनरल कंडीशन में बहुत अच्छा काम कर रही है। ये वैक्सीन एक नए अप्रोच से डेवलप किया जा रहा है दैट इज कॉल्ड mRNA। तो बेसिकली mRNA का मतलब बनता है यहाँ पर कि ये आरएनए में कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। तो मॉडिफाइड आरएनए का मतलब हो गया कि चेंजेस टू द केमिकल composition of RNA molecule post synthesis that have a potential to alter function and stability, जिसके सिंथेसिस के बाद एक पोटेंशियल क्रिएट होता है जिससे हम उसकी स्टेबिलिटी और फंक्शनैलिटी को ऑल्टर कर सकते हैं। तो इसका वर्किंग देख लेते हैं। तो ये वर्किंग अगर देखें तो mRNA के वैक्सीन एक सिंगल न्यूक्लियोसाइड वैक्सीन है जिसे मॉडिफाइड मैसेंजर आरएनए भी कहा जा रहा है बिकॉज इट गिव्स अ इंस्ट्रक्शन फॉर द ह्यूमन सेल टू मेक अ हार्मलेस वर्जन ऑफ टारगेट प्रोटीन। ये एक ह्यूमन सेल को इंस्ट्रक्शन देता है जिससे एक टारगेट प्रोटीन उसके अराउंड क्रिएट करने के मैसेज पास करता है, यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है। तो इससे क्या होगा, एंड इम्यून सिस्टम जब ये ह्यूमन सेल के अराउंड टारगेट प्रोटीन क्रिएट होता है तो एक इम्यून सिस्टम डेवलप होती है दैट विल इवेंचुअली मेक अ पर्सन टू फाइट विद द कोविड 19 वायरस। तो डाटा मॉनिटरिंग सिस्टम ने एनालाइज किया कि 94 केसेस काउंट, जितने भी 94 केसेस उन्होंने अपने कंसिडरेशन में लिया है कि 28 डेज में उस वैक्सीन के 2 डोजेस से एक बहुत अच्छा रिजल्ट, 2 डोजेस से 28 डेज में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है, जिससे ये 90% इफेक्टिवनेस क्लेम कर रहे हैं। तो अब हम दूसरे दूसरे हेडलाइन पे चलते हैं। इसमें हमें बताया गया है कि हम अभी तक
फाइजर फाइजर वैक्सीन जो यूएस एंड जर्मनी की कोलैबोरेशन से बन रही है, उसमें कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है इंडिया के साथ मैन्युफैक्चरिंग के लिए। लेकिन देखा जा सकता है कि इंडिया में ये वैक्सीन अवेलेबल अवेलेबल हो जाएगी। बट इस अवेलेबिलिटी के लिए भी एक थोड़े से टेक्निकल टेक्निकल एस्पेक्ट्स है जो हम सेकंड पेज में देखेंगे। बट इस पूरे आर्टिकल में यही बताया गया कि अभी तक इसके साथ कोई मैन्युफैक्चरिंग एग्रीमेंट नहीं हुआ है, राइट। तो हम देख लेते हैं, लेकिन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ने फेज 1 ट्रायल के बाद ही इस वैक्सीन के मैन्युफैक्चरर से एक मीटिंग की थी। तो हम देखें तो अभी इस मीटिंग के कुछ खास रिजल्ट दिखते हुए नहीं नजर आ रहे हैं, बट Pfizer has decided to disclose 5 areas including US and Germany for the manufacture। 5 एरियाज में so far इनसे 5 facilities across globe to including the US and Germany for the manufacture of the कोविड वैक्सीन। इसलिए Pfizer ने 5 मैन्युफैक्चरिंग एरियाज को डिस्क्लोज किया है जो इस वैक्सीन के मैन्युफैक्चर में हेल्प करेगी, मैन्युफैक्चर में करेगी, सो दैट मार्केट में ये पॉसिबली रीच हो सके। सो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट ऑफ द हेडलाइन। ये हेडलाइन हमारे पर्सपेक्टिव से, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इतना ज़रूरी नहीं है, तो आप हम इसे स्किप करके हम दूसरे पर्सपेक्टिव पे जा सकते हैं, दूसरे हेडलाइन पे जा सकते हैं। सो ये थर्ड हेडलाइन जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आफ्टर पैंगोंग लेक के कॉन्फ्लिक्ट के बाद, जो अभी भी चल रही है। सो इस हेडलाइन में बताया गया कि इस मोदी और जिनपिंग, सो जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी और चाइना के प्राइम मिनिस्टर जिनपिंग है, वो मार्च 2020 के बाद अब जाके तीन समिट लाइक 3 समिट में फेस ऑफ करने वाले हैं कि एक दूसरे के साथ स्टेज शेयर करने वाले हैं। सो इट्स बीन अ क्वाइट लॉन्ग टाइम कि बोथ ऑफ देम डिडंट ऑफिशियली स्पोक टू ईच अदर। लेकिन अभी ये जो 3 समिट होने वाले हैं, जिसमें एक फर्स्ट समिट आता है आपका शंघाई कॉरपोरेशन सॉरी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो ट्यूसडे को होने वाली है। और फिर आता है इसमें ब्रिक्स ब्रिक्स समिट जो एनुअली होती है, वो आपका 17 नवंबर को होने वाला है। एंड G20 समिट जो 21 से 22 नवंबर को होने वाला है। तो इसमें देखा जाएगा, इसमें बताया जा रहा है कि शायद इसमें पेंगोंग लेक या फिर दो जो डिस्प्यूट है उस पर बात हो सके, बट इसके स्पेकुलेशन बहुत ही कम बताए जा रहे हैं। तो हम इसे नेक्स्ट पेज में डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं कि इन 3 समिट में ये दोनों प्राइम मिनिस्टर किस सारी चीज़ों पे आ सकते हैं, किस सारी चीज़ों पे सहमति दिखा सकते हैं। सो ये दिस हेडलाइन इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट हम देख लेते हैं कि इस हेडलाइन में एक्चुअली दिया क्या है। इसमें हेडलाइन में बस कुछ नहीं बताया गया है, इसमें बताया गया है कि द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो एक कमीशन है इंडिया में जो रेगुलेट करता है कि एक हेल्दी कंपटीशन बना रहे बिटवीन द अलायंसेज और कंपनीज के बीच में। तो उन्होंने बताया गया है कि एक गूगल को एक नोटिस दिया है, बिकॉज कि गूगल अपनी डोमिनेंट पोजीशन को यूज कर रहा है अपने पेमेंट ऐप जीपे को प्रमोट करने के लिए, जो कि थोड़ा अनहेल्दी है कंपटीशन के लिए। दैट्स वाई एक नोटिस दिया गया जिसमें 60 डेज के अंदर इससे आंसर मांगा गया है। सो मूविंग on टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द न्यूज़पेपर। ये सारे न्यूज़ कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज दीज कंटेन्स आइदर पर्सनल पॉलिटिकल न्यूज़ और लाइक अ वेरी लाइक नॉन स्पेसिफिक न्यूज़ टू टेक होल इंडिया। दैट्स वाई हम इन सारी न्यूज़ पे नहीं जाएंगे। मूविंग अहेड टू द सेकेंड पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। ये सेकेंड पेज बेसिकली फर्स्ट पेज पेज का डिटेल्ड एनालिसिस इन द सेंस कि डिटेल्ड में ये रिपोर्ट करता है। सो हमने जो अभी पढ़ा कि
फाइजर वैक्सीन जो डेवलप करी जा रही है यूएस एंड जर्मनी से, उसके बारे में ये एक थोड़ा सा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन और डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन और दिया गया है, जिसमें मैंने उसी जगह पे बताया गया 28 डेज यूज हो रहे हैं टू शो अ गुड रिजल्ट ऑफ अ 2 डोज शेड्यूल। 2 डोज शेड्यूल से ये अच्छे रिजल्ट बताए जा रहे हैं। और इसको मैंने आपको पहले ही फर्स्ट पेज में पूरे कंप्लीटली डिटेल्ड करके बता दिया गया है, तो हम दूसरी एनालिसिस पे चलते हैं। सो जो वैक्सीन जो मैन्युफैक्चर है वो इंडिया के साथ तो मैन्युफैक्चरिंग उसकी नहीं चल रही है, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं चलेगी तो इंडिया में अवेबिलिटी कैसे पॉसिबल हो पाएगी? तो इंडिया में अवेबिलिटी पॉसिबल ऐसे हो पाएगी कि इंडिया में ये वैक्सीन को मंगाने की सोचा जा रहा है, इंडिया में ये वैक्सीन को इंपोर्ट करने की सोचा जा रहा है। इंडिया इसे फिल एंड फिनिश इसे फिल एंड फिनिश स्ट्रैटेजी बता रही है, जिसमें ये चीज हम इंपोर्ट करेंगे और अपने ऑब्जेक्टिव को फिनिश करेंगे। तो ये वैक्सीन को इंपोर्ट करने या फिर मंगाने के लिए भी एक टेक्निकल एस्पेक्ट है जिसे हमें देख लेना चाहिए। ये वैक्सीन सिर्फ और सिर्फ सब जीरो टेम्परेचर पे ही रखी जा सकती है, जब द सब जीरो टेम्परेचर इज कॉल्ड 1 डिग्री to 7 डिग्री सेल्सियस। इसके अंदर ही इसे रखा जा सकता है, तो इसके लिए हमें कोल्ड स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी और कोल्ड स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन की भी जरूरत पड़ेगी। सॉरी, कोल्ड स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन की भी जरूरत पड़ेगी। तो इंडिया के जो सब ग्रुप है एंड इंडियाज हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन हैज स्टार्टेड टू मैप द कोल्ड स्टोरेज। इंडिया में कोल्ड स्टोरेज की मैपिंग चालू हो गई है, जो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक हमें टेम्परेचर प्रोवाइड कर सकता है। सो अभी तक 28,000 यूनिट ऑफ कोल्ड स्टोरेज हैज बीन मार्क्ड टू हैंडल दिस होल वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन एंड द स्टोरेज। और साइफर ने क्लेम किया है कि वो बाय 2020 एंड, जो कि दिसंबर एंड में, वो क्लेम कर रहा है अगर ये वैक्सीन पूरी तरह से ये यूज करने के लिए इसे परमिशन दी जाती है या फिर इसे सारे क्लियरेंस मिल जाते हैं, तो ये 100 मिलियन वैक्सीन मैन्युफैक्चर कर सकेगा बाय द एंड ऑफ द 2020। और एंड ऑफ द 2021 ये 1.2 बिलियन वैक्सीन मैन्युफैक्चर कर देगा। सो ये एक पॉजिटिव न्यूज ही बताया जा रहा है कि हम इसमें से पॉजिटिव न्यूज देख सकते हैं कि हमें वैक्सीन जल्द मिलते हुए दिख रही है। बट फाइजर ने अनाउंस किया है कि सबसे पहले वैक्सीन किसे प्रोवाइड की जाएगी, या फिर वैक्सीन प्रोवाइड करने की लाइन में कतार में जो सबसे पहले खड़े हैं वो है यूएस, यूके, जापान एंड कनाडा। यहाँ पर वैक्सीन खुद पहुंचा दी जाएगी विदाउट एनी डिले। तो अगर हम आगे नेक्स्ट हेडलाइन पे बढ़ते हैं, तो अगर हम देख ले कि हम जो शी जिनपिंग और मोदी के बीच में जो वो स्टेज शेयर करने वाले हैं तीन तीन समिट्स पे तीन समिट्स पे वो स्टेज शेयर करने वाला है। और ये स्टेज एक्चुअली शेयर होगा आफ्टर मार्च 2020 से दोनों ने ऑफिशियली कोई भी स्टेज शेयर नहीं किया है। तो फर्स्ट स्टेज है SCO, दैट इज शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो ट्यूसडे में होने हो वाली है और इसे रशिया चेयर करने वाला है। रशिया वुड बी द चेयरिंग द दिस कंपटीशन, सॉरी, दिस कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के समिट को चेयर करने वाला है। तो इस सारे चीजों में हम एक चीज मान लें कि इन सारे लाइक पूरे में हम मान सकते हैं कि कुछ टेक्निकल इश्यूज और कुछ इश्यूज, मेजर इश्यूज हो गए जिन पे बात की जाएगी। फर्स्ट होगा इसका मॉस्को मॉस्को डिक्लेरेशन में ये सारी चीजों के
पे डिस्कशन होगा। सेकंड होगा इसका 75th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। 75th एनिवर्सरी वर्ल्ड वॉर 2 के तहत भी इस सारे समिट्स को भी देखा जा रहा है। इसमें डिजिटल इकोनॉमी, कोविड, साइबर टेररिज्म और ड्रग थ्रेट को भी एक मेजर इशू, मेजर मुद्दा माना जा रहा है। सो और जो दूसरे समिट्स हैं वो है ब्रिक्स और G20 समिट्स। बट ये भी माना जा रहा है, ये भी देखा जा रहा है कि अभी तक इंडिया और चाइना में 8 राउंड ऑफ मिलिट्री टॉक्स हो चुके हैं, जिसमें से 6 राउंड तो डिप्लोमेटिक टॉक्स के थे और जिसमें से एक राउंड फेस टू फेस NSA जो होते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनके टॉक्स थे। यहाँ पर हमें जो नोट करने वाली चीजें हैं वो है, हम ये 3 समिट के बारे में, जो SCO है, जो ब्रिक्स है और जो G20 समिट है, उसके बारे में हम थोड़ा सा हम इसे देख लेते हैं, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। सो अगर देखा जाए तो जो फर्स्ट समिट है, SCO समिट, वो 2001 में क्रिएट हुआ था एंड SCO चार्टर वाज साइंड इन 2002 एंड फोर्स इन 2003। सो ये SCO जो है वो परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये गवर्नमेंट के बीच में ऑर्गेनाइजेशन का एक रूप है और SCO की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है रशियन एंड चाइनीज। ये रशिया और चाइनीज इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज। जो इसके मेंबर्स बताए जाते हैं, जो इसके मेंबर्स है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, 8 मेंबर्स है बेसिकली इसमें, जिसमें है कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इसमें ये 8 मेंबर्स हैं जो ये मिलकर शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं। और इसमें बहुत सारे ऑब्जर्वर स्टेट्स भी है, डायलॉग पार्टनर्स भी है, वो हम इसे फर्दर इन्वेस्टिगेशन में हम देख सकते हैं। सो बेसिकली शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या था? सो इसका ऑब्जेक्टिव था कि स्ट्रेंथन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड नेबरहुडनेस अमॉन्ग द मेंबर स्टेट। ये म्यूचुअल ट्रस्ट और नेबरहुडनेस को बढ़ाने के लिए, उसको और अच्छा करने के लिए ये कॉरपोरेशन बनाया गया था। एंड इसका सेकंड ऑब्जेक्टिव था कि कॉपरेट इन द पॉलिटिकल, ट्रेड एंड इकोनॉमी, रिसर्च एंड टेक एंड कल्चर। इसे पॉलिटिक्स, ट्रेड, इकोनॉमी और रिसर्च पे भी कॉपरेशन करने के लिए बनाया गया था। ये कॉपरेशन ऑल्सो ensures that peace, security and stability in this region, enhancing ties in education, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। ये सारी मुद्दे को भी, ये सारी चीजों को भी ये प्रॉपरली एड्रेस करे और प्रॉपरली इसमें हम प्रोग्रेस कर सके। सो SCO में इंडिया की इंपॉर्टेंस क्या है? अगर हमें पता करना है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, तो ये SCO में हमारी इंडिया की इंपॉर्टेंस क्या है? तो इंडिया की इंपॉर्टेंस ये है कि इंडियाज मेंबरशिप ऑफ SCO कैन हेल्प इन अचीविंग रीजनल इंटरेक्शन, promote connectivity and stable across borders। तो इंडिया एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है बॉर्डर्स के अराउंड, और एक रीजनल इंटरेक्शन के लिए एक बहुत अच्छा की एलिमेंट माना जाता है इंडिया को। तो जो दूसरा समिट जहां पर इंडिया चाइना एक स्टेज शेयर करने वाले हैं, वो ब्रिक्स। और ये ब्रिक्स अपने आप में ही ये फुल फॉर्म है, इसका नाम है। और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट जो कंट्रीज है वो भी इसमें से पता कर सकते हैं हम, जो है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। और उसके जो चेयरमैन है वो इन सारे देशों में एक रोटेशन में चलता रहता है। एक रोटेशन में इसके चेयरमैन चूज होते रहते हैं। ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बट एक एनुअल समिट है। ये एक एनुअल समिट है जो एनुअली हर साल होता है। अगर हम देखा जाए इसके फीचर्स में, तो कि टुगेदर ब्रिक्स,
अगर साथ में देखें तो ब्रिक्स ओनली कंटेन 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। जो ब्रिक्स के देश है, जो ब्रिक्स के ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है, वो 40% कंसिस्ट करते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन का, और 30% कंसिस्ट करते हैं जीडीपी का। जो वर्ल्ड की जीडीपी है उसके 30% के जो हिस्सेदारी है, जो शेयर है, वो ब्रिक्स से आता है। और ये ऑर्गेनाइजेशन है इमर्जिंग इन्वेस्टमेंट और एक एक इमर्जिंग डेवलपिंग कंट्रीज का। और ये एक ग्लोबल पावर ब्लॉक बन के भी ऊपर दिखने लगा है अब वर्ल्ड स्टैंड ऑफ पे। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसके ऑब्जेक्टिव है कि हर एक कंट्री के डेवलपमेंट और पॉवर्टी को एड्रेस करके उसे हटाया जाए, उसे और बेहतर बनाया जाए, कि एक कंट्री एक डेवलपिंग नेशन की तरफ बढ़ने लगे। इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है पॉलिटिकल डिप्लोमेट इंटाइटी विद डाइवर्स ऑब्जेक्टिव, कि एक पॉलिटिकल डिप्लोमेट डिप्लोमेसी बना रहे इन सारे देशों में, ताकि बाद में कोई भी अलायंस, कोई भी चीजों पे एक डिसीजन लिया जा सके। और इसका थर्ड और मेजर जो ऑब्जेक्टिव था इसे फॉर्म करने का, वो था कि बहुत सारी इंडिविजुअल कंट्रीज को ग्रुप किया जाए। क्योंकि जैसे इंडिविजुअल कंट्रीज ग्रुप होगी तो इसका जो पावर है, इसके जो आप कह सकते हैं जो इंटीग्रिटी है वो बढ़ जाती है। सो इसमें अब ब्रिक्स में भी हम जान लेते हैं कि इंडिया की इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंडिया की इंपॉर्टेंस हम देख लें कि इंडिया रिमेन engaged with the another BRIC countries on its NSG membership। जो एनएसजी का मेंबरशिप है उस पे इंडिया एक हमेशा इंगेज्ड रहेगा ब्रिक्स कंट्रीज के साथ। एक कोलैटरल एक कोलैटरल एक आप कह सकते हैं एक एग्रीमेंट रहेगा बाकी एनएसजी मेंबरशिप के साथ। और 2012 में एक न्यू डेवलपमेंट बैंक भी इस्टेब्लिश हुआ जिसका शंघाई में हेडक्वार्टर है, और ये ब्रिक्स के फोर्थ समिट में इसे डेवलप किया गया। जो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो थर्ड समिट है, जो थर्ड एरिया है, जो थर्ड स्टेज है जहाँ पर इंडिया और चाइना एक दूसरे के साथ स्टेज शेयर करने वाले हैं, वो है G20 समिट। ये 1999 में फॉर्म हुआ था, और इसके 20 कंट्रीज, जैसे कि नाम में बता सकते हैं कि 20 कंट्रीज इसके मेंबर्स है। सो ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था टू टू ग्रुप इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज टुगेदर। ये सारे इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज को साथ में लाने के लिए एक इनिशिएटिव लिया गया था। सो इसमें हम देखें जो 20 कंट्रीज है, अगर मैं चेंज कर दूं, सॉरी, आई होप ज़्यादा अच्छे से विजिबल है। तो ये 20 कंट्रीज जो है वो हम जो इसके मेंबर्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। वो है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, सॉरी, फोन, कनाडा, चाइना, सऊदी अरेबिया, यूके, यूएस, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस। देखिए कि सारी डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप कंट्रीज एक्चुअली साथ में है टू फॉर्म दिस ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ग्रुप फॉर्म करने के लिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है इन अ वर्ल्ड सिनेरियो में। जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, साउथ अफ्रीका, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रशिया,
टर्की एंड टर्की। तो ये 20 देश मिलके एक G20 समिट बनाते हैं, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एक वर्ल्ड एस्पेक्ट पे, एक वर्ल्ड स्टेज पे। तो आगे हम मूव करते हैं। ये सारे रीजनल न्यूज़ को हमें देखने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारे रीजनल न्यूज़ है, ये एक सेंटर, एक स्टेट पे कोई भी फॉर्म, सॉरी, कोई भी सेंटर लेवल पे कोई भी ज़्यादा मायने नहीं रखते। तो हम ओनली उसी न्यूज़ को हम देखेंगे, जिससे हमें एक पूरे इंडिया के बारे में पता चले, एक इंडिया के पर्सपेक्टिव के लिए न्यूज़ हो। तो इसमें हम, इस न्यूज़ में हमें ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ये JNK सुप्रीम कोर्ट में मूव कर रहा है टू प्ली अगेंस्ट द रिवोकिंग स्पेशल स्टेटस। ये स्पेशल स्टेटस कौन से आर्टिकल से दिया गया था? अगर आपको आर्टिकल का नाम याद हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये आर्टिकल कौन सा है। ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। ये हाल फिलहाल में ये न्यूज़ में था कि JNK को स्पेशल स्टेटस दिया गया था इस आर्टिकल से, और ये आर्टिकल हटा दिया गया, जिससे JNK एंड एक यूनिट, दो यूनिटरी JNK एंड लद्दाख का फॉर्मेशन हुआ। इस हेडलाइन इस न्यूज़ में देख लेते हैं कि इसमें PM मोदी वाराणसी में कुछ प्रोजेक्ट्स 200 करोड़ एंड 400 करोड़ का प्रोजेक्ट के फाउंडेशन रख रहे हैं, जिसमें वो अपील कर रहे हैं कि लोकल प्रोडक्ट को ज़्यादा बूस्ट करे, लोकल प्रोडक्ट्स को ज़्यादा पसंद करे, ज़्यादा खरीदे, ताकि जो इकोनॉमी जो स्लो डाउन हो गई है कोविड की वजह से, जो देश में पैसों की कमी हो रही है, नौकरीज की कमी हो रही है, नौकरियां नहीं है, जो एम्प्लॉयमेंट की कमी हो रही है, वो थोड़ी सी बेहतर हो सके। तो ये मेरी भी अपील रहेगी, आप चाइना के लाइट के बजाय आप किसी पॉटर से दिया खरीदे, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये दिवाली उनकी भी है। सो मूविंग अहेड टू द अनदर सेक्शन, जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि, और सारे हेडलाइंस में हम देखें तो ये हेडलाइंस बहुत ज़्यादा पर्सनल है, या तो बहुत ज़्यादा किसी रीजन ओरिएंटेड, रीजन बेस्ड है। तो ऐसे हमें देखने की कुछ खास ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हम नीचे हम जाते रहते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट पेज आता है द एडिटोरियल पेज। सो एडिटोरियल पेज में हमें देखना है, सो हम एडिटोरियल पेज में देख लेते हैं। तो एडिटोरियल पेज में ये वाला जो हमारे पास एडिटोरियल है, जो एडिटर, जो ये सेक्शन है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि अ, अब कश्मीर, जो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, और JNK पीपल कॉन्फ्रेंस है, और जो अदर रीजनल पार्टीज है, कम्युनिस्ट पार्टी, दैट इंक्लूड्स कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट पार्टी, वो साथ में मिलके आ रही है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल पोल्स कराने के लिए। इन सब के कोलैबोरेशन ही एक सबसे पहला सरप्राइजिंग फैक्ट है। बट ये अब चाहती है कि जो ये यूनियन टेरिटरी, 1 साल यूनियन टेरिटरी को हो गया है, JNK को, जम्मू एंड कश्मीर को 1 साल हो गया, 1 ईयर ऑफ यूनियन टेरिटरी, वो अब एक एक पीपल पीपल ओरिएंटेड, एक डेमोक्रेटिक, एक इलेक्शन कंडक्ट करा है। So mainstream political leaders and their party workers were detained some for more than a year। उनको डिटेंशन सेंटर्स में डाल दिया था, उनको नजरबंद कर दिया गया था, उनको किसी से मिलने नहीं दिया जाता था। तो ये आर्टिकल में यही लिखा गया है कि ये सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स है, जो JNK को रिप्रेजेंट करते हैं, जो JNK में काम करते हैं, जो JNK में हैं, उनको सबको एक पॉलिटिकल सिनेरियो की वजह से, एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट की वजह से उन्हें डिटेंशन सेंटर में डाल दिया गया, जिसके लिए कोई इनको रीज़न नहीं बताया गया। तो जो ऑल ऑफ देम आर द मेन स्ट्रीम लीडर्स हु had partnered political parties at the center, including the BJP.
After their release, each of the leaders spoke about how let down, how betrayed, how they felt that center was over dominated. तो ये पॉलिटिकल पार्टीज ये साथ में आना चाहती है कि कोई भी लिमिट हो, कोई भी कंस्ट्रेंट हो, लेकिन एक जो एक इलेक्शन कंडक्ट करा सकते हैं तो उसे कंडक्ट कराने की जा रही है। और इलेक्शन बताया जा रहा है कि ये इलेक्शन 28 नवंबर से कंडक्ट कराया जा सकता है। अब सेकंड एडिटोरियल में जाते हैं। ये ऐश्वर्या रेड्डी जो एक केस आया था, ये कल के न्यूज़पेपर की हेडलाइन भी थी। इससे बताया जाएगा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम, हमारे जो सोसाइटी है उसमें कितने सारी डिफरेंसेस है, कि स्टेजेस में डिफरेंसेस है, कि कितने सारे लेवल्स पे डिफरेंसेस है। अब ये इस आर्टिकल में बताया कि ये स्टूडेंट लेडी श्रीराम कॉलेज जो दिल्ली में है उसकी स्टूडेंट थी। और जब से ये लॉकडाउन हुआ तो वो घर आ गई, बट उसके फादर वाज नॉट अर्निंग वेल इनफ, और उसके फादर एक बाइक मैकेनिक थे। तो उन्होंने ये जो ऑनलाइन स्पेशल क्लासेस चल रही थी जिसके लिए उसके पास लैपटॉप की कमी थी, उसके पास लैपटॉप नहीं था, और जो स्मार्टफोन उसका चलते चलते बंद हो जाता था, और जो एक डेटा पैक जो पूरे दिन भी नहीं सस्टेन करता था, उससे कितनी परेशानी हुई और कितना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करने को मिला, जिससे जिससे एक यंग माइंड ने सुसाइड कर लिया। तो इससे पता चलता है कि हमारे सोसाइटी में अभी भी बहुत सारे डिफरेंसेस है, कि हर चीजें ऑन अ ग्राउंड बेसिस बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती है, क्योंकि हमारे सोसाइटी में इतने डिफरेंसेस है कि इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले वो डिफरेंसेस को हमें एक्चुअली इरेडिकेट करना पड़ेगा, वो डिफरेंसेस को हमें हटाना पड़ेगा। क्योंकि सिर्फ एक सेकेंड हैंड लैपटॉप, एक स्मार्टफोन और एक डेटा पैक और ये सारी चीज़ों की बात नहीं है। ये बात है कि जब हम कुछ चीज़ें पूरे ऑल ओवर इंडिया, पूरे ऑल ओवर नेशन में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे टेक्निकल एस्पेक्ट से हम उसे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम मेक श्योर करें कि एक समानांतर रहे पूरे इंडिया में, कि हर किसी को सेम टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी मिले उसे यूज करने के लिए, उसकी फैसिलिटीज को यूज करने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा एडिटोरियल है जिसमें आप पढ़ सकते हैं कि कैसे एक डिफरेंस इन द सोसाइटी हैज लेड अ यंग मैन टू किल हरसेल्फ। तो आगे के एडिटोरियल में पढ़ते हैं। ये एक कम्प्लीटली बहुत ही लाइक बिहार स्टेट रिलेटेड एडिटोरियल है, जिसको आप फॉर योर नॉलेज आप पढ़ सकते हैं, बट आप इसे स्किप भी कर सकते हैं फॉर लाइक सेंटर बेस्ड एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। अब ये जो ये जो आर्टिकल है, ये जो एडिटोरियल, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में फ्रांस में कुछ अटैक्स हुए हैं, कुछ धार्मिक रिलीजियस ओरिएंटेड अटैक्स हुए हैं, जो एक एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि हमारे रिलीजियस इंटॉलरेंस है वो कितना कम होता जा रहा है, कितना हम टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं दूसरे रिलीजन, दूसरे सेक्शंस को, दूसरे थिंग्स को, कि ये सारी चीजें, ये सारे टेररिस्ट ग्रुप, ये सारे अटैक्स को हमें देखने को मिल रहा है। तो जब पिछले साल, जब सॉरी नॉट पिछले साल, जब 2015 मैं आपको मार्क करके बताता हूँ। जब जनवरी 2015 में दो फ्रेंच जिहादी जो चार्ली हेब्दो, वहाँ का जो एक बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर है, बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन है चार्ली हेब्दो, उसमें 11th लोगों को उन्होंने बेरहमी से मार दिया। और ये हुआ था जनवरी 7 2015 को।
तो उसके उसके विरोध में, उसके सॉलिटेयर में एक मार्च निकाला गया जिसे कहा दिया वॉल्टेरिन ट्रेंच ऑफ टॉलरेंस। और ऐसा हमें इस बार फिर देखने को मिला है जब एक इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट अपने अटैक को इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट के प्रोटेक्शन के लिए अटैक्स बताया जाता है, अ, उसको धार पे रख के, उसको कंसिडर करके ये सारे अटैक्स को अंजाम दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है कि अगर अभी हम नहीं इसे एड्रेस करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है बिटवीन द रिलीजन, बिटवीन द कैटेगरीज। अभी तो हमें रिलीजन की बात कर रहे हैं कि ये बहुत सारी, तो हम किसी एक रिलीजन को कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इंफीरियरिटी फील ना कराए, एक इंफीरियर फील ना कराए, जिससे हर एक रीजन को एक समानांतर, एक सेम प्लेटफॉर्म मिले अपनी रिलीजियस को प्रैक्टिस करने के लिए। तो शायद इन अटैक्स में थोड़ी कमी आ सकती है। एंड ये जो रिलीजियस दो धर्म गुरु है, जो रिलीजियस प्रैक्टिशनर्स है, उन्हें भी ये थोड़ा सा एक इनिशिएशन लेना चाहिए, ताकि कि इन सारी जो ये सारी जो अटैक के पीछे जो गलत रीजन, आई टेल यू, गलत रीजन बताया जाता है, वो थोड़ा सा कम हो पाए। तो जैसे कि ये सब हेडिंग है, रिलीजन्स आर नॉट ओनली अबाउट आवर बिलीव्स बट अबाउट व्हाट वी डू विथ आवर बिलीव्स। रिलीजन सिर्फ हमारे बिलीव्स से नहीं है, ये हमारे बिलीव्स के लिए नहीं है, लेकिन ये होता है कि हम उस बिलीव्स के लिए हम कौन सा एक्सट्रीमिस्ट स्टेप उठाने को तैयार है, कौन सा बाय फोर्स बाय कंपेलिंग एनीवन, बाय यूज ऑफ गन, बाय यूज ऑफ एमिनेशन, हम इसे अगर स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी एक रिलीजन के डोमिनेंस को, किसी एक रिलीजन के डोमिनेंस को हम स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक गलत चीज़ है जो इस पूरे आर्टिकल में एक ब्रीफली बताया गया है। ये आर्टिकल बहुत आप पढ़ सकते हैं, जिसमें जिसमें ये भी बताया गया है कि हमें जो पहले के बहुत अच्छे फिगर्स रहे हैं, जैसे गांधी, टैगोर, अंबेडकर, इनसे भी सीखने की जरूरत है कि कैसे इन्होंने एक सेकुलर मीन्स की एक धर्म निरपेक्ष के, जिसमें एक धर्म को, एक रिलीजन को बहुत ज्यादा डोमिनेंस नहीं दी जाएगी, वैसा इनटॉलरेंट वैसा टॉलरेंट कंट्री बनाने की जरूरत है कि हम हर किसी को अपना सके, हर किसी को एक्सेप्ट कर सके। सो अगर आगे हम बढ़ते हैं अपने कह सके न्यूज़पेपर एनालिसिस में, तो हम देख सकते हैं कि इसमें हम एक न्यूज़ देखते हैं जो अभी अभी हमारे जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, जो अभी भी हमारे प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, जो बिदेन, उसके बारे में बताया गया है कि एक स्पेकुलेशंस निकाला जा रहा है कि जो इंडिया के जो इस पूरे आप देख सकते हैं, इस पूरे आर्टिकल में एक स्पेकुलेशन निकाला गया है कि जो इंडिया का अप्रोच था इन यूएस इलेक्शंस, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लाइक ये भी ट्वीट किया था कि अब की बार ट्रम्प सरकार, और पिछले साल जब एक हुडसन में एक लाइक लिया गया था, एक एक गैदरिंग थी जिसमें हाउडी मोदी भी बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था, तो इससे कहा जा रहा है कि ये एक नेगेटिव स्पेकुलेशन दे सकता है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है यूएस और इंडिया के रिलेशंस में। बट ये एक हो गया एक पब्लिक ओपिनियन कहा जा रहा है कि ये नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है, बट आई डोंट थिंक सो, और ये इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए कि since the US occupies so much of our mind space, and it's easy to believe that America might be spending a lot of time in thinking about India, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें हमारे लिए अमेरिका बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जरूरी नहीं है कि अमेरिका के लिए भी हम इतने इंपॉर्टेंट हो कि वो हमारी इन सारी छोटी चीजों पे, इन सारी छोटे एक्सपर्ट्स पे, इन सारी छोटी चीजों पे वो ध्यान दे। तो माइट भी ये एक जस्ट टू गो
थिंग हो सकता है, इसके लिए इतना इतना ज़्यादा हमें नेगेटिव स्पेकुलेशंस नहीं करने चाहिए। तो एक और चीज़ यहाँ पर जो बताई गई है, इस पैराग्राफ में बताई गई है कि जो भी इस पैराग्राफ में और जो भी बिडेन बिडेन के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जो ऑफिसर्स होने वाले हैं वो बैराक ओबामा के ही कांग्रेस के जो समय पे था, यूएस कांग्रेस के समय पे जो था, उन्हीं वही लीड कर सकते हैं। तो उन सारी चीजों में एक चीज ये देखा जा रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ये सारे लोग थे वो इंडिया की तरफ एक अच्छे इन्फ्लुएंशियल, एक अच्छे इंक्लिनेशन रखते थे, जो इंडिया को शायद लॉन्गर रन में एक पॉजिटिव इफेक्ट कर सके, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में हमें हेल्प कर सके। सो जैसे कि मान सकते हैं कि जैसे टू प्रोफेशनल्स बीइंग मेंशन्ड फॉर द बिडेन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एंटनी ब्लिंकन एंड विलियम बर्न्स, who have worked very closely with the Indian government on the range of its issues during the Obama years. ओबामा के कार्यकाल, ओबामा के टेन्योर के साथ में जब ये लोग जो ये प्रोफेशनल्स है, ये बहुत क्लोजली काम कर रहे थे इंडिया गवर्नमेंट के। सो ऐसे करके बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि मिशेल फ्लॉमॉय, जो पहली वुमेन हेड हो सकती है पेंटागन की, जो पेंटागन एक वहाँ की डिफेंस की हेडक्वार्टर है, वो उसकी पहली सेक्रेटरी, जो हमारे इंडिया के सिक्योरिटी को इनहांस करने में भी बहुत सारे काम कर रही थी जब ये ओबामा का टेन्योर चल रहा था। तो इसे इसे एक नेगेटिव और लाइक एक न्यूट्रल एस्पेक्ट्स में लेना चाहिए कि ये सारी छोटी चीज़ों से इंडिया और यूएस के रिलेशन में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इंडिया एंड यूएस हैज़ मोर ऑफ विजन टू गो, राइट। अगर हम आगे देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हो सकती है कि इंडिया के जो लाइक थोड़े से इंक्लिनेशन थे ट्रम्प के लिए, जो बटरिंग की गई थी ट्रम्प को, जो ट्रम्प को बटरिंग करके थोड़े से जो रिलेशंस को सुधारा जा सकता था, सुधारा जाने की कोशिश की जा रही थी। तो उससे क्या हम जो बिदेन के अगेंस्ट में खड़े होते हैं, ऐसा नहीं है। ये पॉलिटिक्स एक कोई पर्सनल एजेंडा या पर्सनल चीज करने के लिए, पर्सनल एस्पेक्ट के लिए नहीं है। ये एक इंटरनेशनल एक बायलैटरल रिलेशंस होता है, जिसमें इंडिया यूएस अपने अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं, अपने अपॉर्चुनिटीज को खंगालते हैं, और इसी इसी से वो आगे चीजें करते हैं, इसी से आगे वो अपने चीजें बनाते हैं। इसे पर्सनली नहीं लिया जाना चाहिए, और ये पर्सनली शायद लिया भी नहीं जाएगा, क्योंकि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस में है वो सारे ओबामा के कैबिनेट से और ओबामा के ऑफिसर्स से आ रहे हैं, जिन्होंने इंडिया के डेवलपमेंट में बहुत अच्छा साथ दिया है। तो हम इसे सेम टाइप में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये पूरे आर्टिकल्स में जो ये लिखा गया है। और एक जो बिदेन के एक ट्विस्ट भी था, अगर किसी को याद होगा तो 2005 एंड 2008 में एक हिस्टोरिक सिविल न्यूक्लियर इनिशिएटिव था, एक इनिशिएटिव लिया गया था, जिसमें जो बिदेन, जो तब के टाइम में सेनेटर थे बिदेन, in mobilizing the much needed congressional support for India in Washington as the critical junctures that demanded urgent legislative actions। जो बिदेन ने बहुत अच्छा इनिशिएट किया था, बहुत अच्छा इनिशिएशन डाला था, कि जिससे जिससे जो लेजिस्लेटिव एक्शंस है उसमें बहुत सारी तेजी आई थी, जो इंडिया के बहुत फेवर में रहा था। तो हम आगे के आर्टिकल्स में देखते हैं, आगे के आर्टिकल्स में जाते हैं, तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक और आर्टिकल आता है हमारे कोविड 19 वैक्सीन को लेकर। सो कोविड 19 वैक्सीन को लेकर अगर हम देखें तो एक जॉइंट क्लिनिकल ट्रायल में
देखा जा रहा है इस कि इंडिया विल एक्चुअली हेल्प, नॉट इवन हेल्प, लाइक इंडिया ट्रेन करेगी दूसरे नेबर कंट्रीज को, जो जो कि 7 कंट्रीज को मैप किया गया है, 7 कंट्रीज को मार्कअप किया गया है, सो दैट कि क्लिनिकल ट्रायल्स बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, बहुत डिफरेंट सिनेरियोज में, बहुत डिफरेंट कंडीशंस में चेक किया जाए। और within these selected content, India is training and building capacity with their doctors, scientists, and as well as their regulators. So जो डीबीटी और आईसीएमआर, जो इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च की टीम है, वो बांग्लादेश 2 बार विजिट कर चुकी है टू टेक एक्शन ऑन दिस थॉट कि जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके इंडिया इंडिया से बाकी दूसरे नेशंस को, सो दैट कि हम जो वैक्सीन है उस पे जल्दी से जल्दी पहुंच सके। सो अ, अभी सोर्सेज से अगर देखा जाए तो इंडिया टीम हैज फोकस्ड ऑन द ट्रेनिंग ऑन कंडक्टिंग ट्रायल फेज फॉर द फेज 2 एंड फेज 3 ह्यूमन ट्रायल्स। तो ये ट्रायल्स पे अभी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। जो फेज 3 ट्रायल, जो फेज 2 ट्रायल है और फेज 3 ट्रायल है, रिएक्टोजेनिसिटी पे, रिएक्टोजेनिसिटी और इम्यूनोजेनिसिटी पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, जिससे ये समझ में आता है कि हम एक एडवर्स रिएक्शन को कैसे रिएक्ट करने की कैपेसिटी है हमारी, और एक इम्यून सिस्टम को कैसे बूस्ट करने की हमारी कैपेसिटी बनती है। तो ये वैक्सीन भी इसी एस्पेक्ट, इसी आप कह सकते हैं इसी डायरेक्शन में काम किया जा रहा है कि ये दो चीज़ें, जो रिएक्टोजेनिसिटी है और जो इम्यूनिसिटी है, उस पे वर्क किया जाए। अभी हमारे पास इंडिया में 3 वैक्सीन मैन्युफैक्चर है एट प्रेजेंट ड्यूरिंग फॉर देयर क्लिनिकल ट्रायल्स। तो जो जो 3 मैन्युफैक्चर है वो, जो सॉरी 3 जो वैक्सीन मैन्युफैक्चर जो अभी ट्रायल कंडक्ट कर रहे हैं, उसमें से एक मैन्युफैक्चर डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरी, जो हैदराबाद बेस्ड लैबोरेटरी है, उसने सेकेंड और थर्ड ट्रायल्स ऑफ रशियन वैक्सीन के लिए, जो फेज 2 और फेज 3 के ट्रायल्स के लिए अप्रूवल मिल गया है, उसको अप्रूवल मिल चुका है। जो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव, आप कह सकते हैं छलांग है, पॉजिटिव जंप है टुवर्ड्स द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वैक्सीन। और इसमें देखा जा रहा है कि इंडिया और नेशंस को भी इंक्लूड करने की फिराक में है। इन और नेशन को भी इंक्लूड किया जा सकता है, जैसे कि हो गया हमारा श्रीलंका, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल एंड अफगानिस्तान। इन सारी कंट्रीज को भी क्लब किया जा सकता है, इन सारी कंट्रीज को भी साथ में लाया जा सकता है, ताकि उन्हें ट्रेनिंग मिल सके, उन्हें ट्रेनिंग दी जा सके to conduct the trials, and to conduct the what you say the to conduct the trials and the like फेज 2 फेज 3 के जो ट्रायल्स बचे हैं उसको कंडक्ट करके एक जल्दी से जल्दी एक कोविड वैक्सीन के रिजल्ट पे पहुंचा जा सके। And the Prime Minister has also directed that India should not limit efforts to its immediate neighborhood to reach out the world at large to provide vaccines। प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कंफर्म किया है कि इंडिया को अपनी लिमिट को कम करने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी। और हम आईटी प्लेटफॉर्म्स, हमारा जो हमारा एक बेस्ट पॉजिटिव, एक बेस्ट स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आईटी प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं वैक्सीन की डिलीवरी के लिए। सो मूविंग अहेड, हम आगे चीज़ों को देखते हैं। तो हम आगे के जो हेडलाइंस को देखते हैं, ये सारे पूरे गवर्नमेंट पॉलिटिक्स, ये पूरे पॉलिटिकल हेडलाइंस है जिसमें पार्टी एंड पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। इससे
पार्टी के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, बट ये हमें कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करने वाली है, तो इसे आप ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इसे बस जल्दी से आप देख सकते हैं और जल्दी से निकाल सकते हैं। ये फिर से एक बार एक्सप्लेन किया है फाइजर वैक्सीन के बारे में, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन कर दिया है। इसमें वही सारी चीज़ें वापस से डिटेल में लिखी गई है, तो आप चाहे तो एक बार इसे एक बहुत ज़्यादा तेजी से एक बार पढ़ सकते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं कि वर्ल्ड न्यूज़ में क्या चल रहा है, वर्ल्ड एक्सपर्ट्स में, वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में क्या चल रहा है। तो वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में ये बताया जा रहा है कि जो बिडेन है वो कोविड टास्क फोर्स को एक एक अच्छा जंप देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें जो ट्रम्प शायद कहीं ना कहीं वो चूक रहे थे, शायद वो नहीं कर पा रहे थे। सो फर्स्ट थिंग, सबसे बहुत प्राउड वाली बात यह है कि जो ये कोविड टास्क फोर्स के जो को चेयरपर्सन है, जो इसे लीड करने वाले हैं, उनका नाम है डॉक्टर विवेक मूर्ति, जो कि इंडियन ओरिजिन है, जो एक इंडियन ओरिजिन के जो सिटीजन है, जो सिटीजन नहीं कह सकते, जो एक इंडियन ओरिजिन पर्सन है, वो इसे लीड करने वाले हैं। और ये 13 मेंबर्स की, मैं चेंज कर देता हूँ, 13 मेंबर्स की टास्क फोर्स होगी, जो सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट पे वर्क करेगी। ओके, सो इसे हेड करेंगे यूएस सर्जन जनरल विवेक मूर्ति, फॉर्मर ड्रग फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर डेविड केस्लर, एंड येल यूनिवर्सिटी हेल्थ केयर इक्विटी एक्सपर्ट मार्किला न्यूनेस स्मिथ। और इस टास्क फोर्स का बेसिक एक सेकंड मोटिव, सेकंड ऑब्जेक्टिव होगा कि हम कितने सेफली जो कितने सेफली हम जो स्कूल्स है और जो कॉलेजेस है उसे रीओपन करने के लिए सोचा जा सकता है। हाउ सेफली रीओपन स्कूल्स एंड बिजनेस एंड टैकल रेशियल डिस्पैरिटीज, कि रेशियल डिस्पैरिटीज को भी खत्म करके हम एक वैक्सीन, एक पॉजिटिव चीज की तरफ में देखिए। तो ये तीनों जो लीड करने वाले हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताया गया है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। बट अभी भी बिदेन का कहना है, अभी भी हर किसी का यही कहना है कि वैक्सीन आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, थोड़े और महीने लग सकते हैं। तो जो मास्क जो मास्क है, वो मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्टेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टैकल दिस कोविड सिचुएशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हम सेकंड न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर म्यांमार में इलेक्शन होता है, म्यांमार में इलेक्शन होता है आफ्टर अ वेरी स्ट्रिक्ट, मैं कलर चेंज कर लूँ एक बार, स्ट्रिक्ट एक वेरी स्ट्रिक्ट मिलिट्री रूल के बाद ये इलेक्शन होते हैं, जिसमें डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है उसका फॉर्म होता है। और ये एक तरह का से एक तरीके से ये बताया जा रहा है कि ये डेमोक्रेटिक सिस्टम के प्रति थोड़ा सा ज़्यादा इंक्लिनेशन होगा, जिससे म्यांमार में थोड़ा डेवलपमेंट की चांसेस बढ़ जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे शॉकिंग फैक्ट ये है कि ये सेकंड जनरल इलेक्शन है म्यांमार का, जो एक डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होने वाले हैं, जो हो रहे हैं, सॉरी, जो हो चुके हैं। और सू सुकाईज पार्टी ने ये विक्ट्री ली है म्यांमार डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में। बाकी सारे जो चीज़ें हैं कि और एक एक और हेडलाइन है जिसे हम बहुत इम्पोर्टेंट से हमें बहुत इम्पोर्टेंटली इसे देख लेना चाहिए। ये है अबाउट द ब्रिटेन एग्जिट फ्रॉम द यूरोपियन नेशन। तो ये यूरोपियन नेशन, यूरोपियन यूनियन
जो यूरोपियन यूनियन है ये एक कॉम्बिनेशन है, एक क्लबिंग है बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज के, जो बहुत पहले ये आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ था, जो आज जो इकोनॉमिक सेक्टर में बहुत अच्छा आउट परफॉर्म कर रही है, बहुत अच्छा ये वर्ल्ड की, कहा जाता है ये सेकंड नंबर ऑफ इकोनॉमी है जो इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, और ये सेकंड नंबर ऑफ इकोनॉमी है कि यूएस के बाद स्टैब्लिश होती है। तो ये ब्रेक्सिट की अगर टाइमलाइन देखें, हम ब्रेक्सिट की अगर हम टाइमलाइन देखें, और ब्रेक्सिट कैसे बोला गया है, ये इसको कहा गया ब्रिटेन एग्जिट, तो इसको हम ब्रेक्सिट बोल सकते हैं। तो ये 31 जनवरी को ब्रिटेन ने ब्रिटेन ने यूके ने यूरोपियन यूनियन से एग्जिट, बाहर होने का फैसला लिया था। और उसके बाद से इसका ट्रांजिशन पीरियड चालू है, जो जिसमें ट्रांजिशन पीरियड में सारे आपके जो बिजनेसेस है, सारी चीजें हैंड ओवर करके, मतलब सारे एक कोलैटरल, एक कॉमन ग्राउंड पे इसे सारी चीजों से ब्रिटेन को अलग कर दिया जाए, ताकि ब्रिटेन एक अपना इंडिविजुअल एक्सरसाइज पावर एक्सरसाइज कर सकता है। और जो ये ट्रांजिशन पीरियड खत्म हो रहा था, ये है 30 जून 2020 को। ये ट्रांजिशन पीरियड डेडलाइन थी ये। और ये ट्रांजिशन पीरियड को जिसमें सारी चीज़ें सबमिट करके, सारी चीज़ें हटा के ब्रिटेन को एग्जिट करने के लिए एक बहुत स्मूथ रास्ता बनाया जाना था, वो 31 दिसंबर को एक एक आप कह सकते हैं एक सेकंड अप्रोच था कि सारी चीजें सेटल डाउन हो गई है। तो इसमें पूछा कि इसमें होता कि हैज अ ट्रेड डील बीन एग्रीड और रेटिफाइड, अगर वो एग्री हो जाती है तो जैन 21 में एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट होगा ब्रिटेन का। अगर ये यस होता और ये नो होता, तो जनवरी 2021 में एक फिर से स्टैब्लिशमेंट होता ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन के साथ। और अगर ये ट्रेड जो जो ये ट्रेड डील है वो सारी एग्रीमेंट पे नहीं पहुंचती है, तो ये जैन 2021 में ब्रिटेन को ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से बाहर कर दिया जाएगा विदाउट एनी ट्रेड डील। आज के पूरे पेपर में यही था जो आप देख सकते हैं। और एक इकोनॉमिक सेक्शन को हम ये एड्रेस करना भूल गए, हम इकोनॉमिक सेक्शन को भी देख लेते हैं। डाउ जो ये डो एंड एसएनपी है, ये मेजर 30 कंट्रीज की जो लार्ज सॉरी 30 कंपनीज जो 30 कंपनीज है, जो लार्ज कंपनीज है यूएस में, उसके शेयर मार्केट के ये है। एंड एसएनपी ये मेजर 500 कंपनीज इन्वॉल्व करती है यूएस के शेयर मार्केट में। तो जैसे ही वैक्सीन फाइजर वैक्सीन की खबर बाहर निकली, इन सब सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा पीक देखने को मिला है, बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिविटी देखने को मिला मार्केट में, जिससे जो लिक्विडिटी है, जो कैश लिक्विडिटी है, जो मार्केट में पैसा आने वाला है, वो इंक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से हम एक रिवाइविंग इकोनॉमी कह सकते हैं। और ये हमारे इंडिया के भी स्टॉक मार्केट पे ये इस खबर का असर हुआ है, जिससे सेंसेक्स अपने टू टू 2336 पॉइंट्स के स्ट्रेट ऊपर गई है, जिससे एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है, फॉर द बिजनेस कंडीशन। तो हम इसे देख सकते हैं कि कोविड 19 के बाद ये एक अच्छा रिकवरी हो सकता है। और इस आर्टिकल में बताया गया है कि अभी और फिस्कल डिफिसिट है। जो फिस्कल डिफिसिट मैं आपको बताऊं कि फिस्कल डिफिसिट होता है टोटल रेवेन्यू जो जनरेट होता है फॉर अ कंट्री माइनस टोटल एक्सपेंडिचर।
सो जो ये पैसे बचते हैं, उसको फिस्कल डेफिसिट बोला जाता है। उस तो ये बताया जा रहा है एसबीआई के द्वारा और एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कि ये 3 to 5% ऑफ द जीडीपी, 3 to 5% ऑफ द जीडीपी फिस्कल डेफिसिट को इंक्लूड करना पड़ेगा, को पुश करना पड़ेगा मार्केट में, सो दैट कि जो हमारे वर्किंग मैक्सिमम वर्किंग आवर्स है उसके जो वेस्टेज है वो कम हो सके। अभी तक बताया जा सकता है 5,948 करोड़ आवर्स हमारा वेस्ट हो चुका है, जिसे रिकवरी करने के लिए हमें 3 to 5% फिस्कल डेफिसिट को लिक्विड करना पड़ेगा, फिस्कल डेफिसिट को हमें मार्केट में छोड़ना पड़ेगा, ताकि ये जो लॉसेस उसको रिकवर कर सके। तो एक अच्छी बात भी आ रही है कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो अपने मोमेंटम को वापस पाती हुई दिख रही है, क्योंकि जैसे कि व्हीकल्स व्हीकल सेल्स है, जो एप्पल मोबिलिटी है, जो आरटीओ में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, वो सारे जीएसटी जो बिल्स है, जो जीएसटी रेवेन्यू है, वो सारे इंक्रीज होती हुई दिख रही है, जिससे एक अच्छे एस्पेक्ट्स में देखा जा सकता है कि हमारा इंडियन इकोनॉमी एक वापस ट्रैक पे आता हुआ दिख रहा है, जिससे हमारा इकोनॉमी आने हुए जनवरी 2021 या बाय द मिड ऑफ द 2021 तक एक अच्छे कंडीशन में दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो आज के पूरे पेपर में यही था जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमसे पूछने के लिए। हमने उन सारी चीज़ों को ही उन सारी चीज़ों को ही हमने डिस्कस किया है, उन सारी चीज़ों को हमने प्रॉपर्ली डिटेल में देखा है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, ये कंप्लीट डिटेल एनालिसिस बहुत पसंद आया होगी। ये आपके एफर्ट्स को रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, सो दैट कि आप करंट जो अफेयर्स है उससे आप अवेयर रहे। बट आपको इतना सारा आपको पेन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने आपको इन सारे चीज़ों में आपको मैंने एक ब्रीफली बता दिया है, तो आप ये सिर्फ एक वीडियो देख के पूरे न्यूज़पेपर का जिस्ट निकाल सकते हैं। So please appreciate our effort. Please hit the like button. Please subscribe to our channel and make sure हम everyday हम ये न्यूज़पेपर का एनालिसिस डालेंगे। एवरीडे हम न्यूज़पेपर का एनालिसिस डालते हैं, जिससे आपको हेल्प होगी अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन में। थैंक यू सो मच। प्लीज डू सपोर्ट अस बाय लाइकिंग आवर like button and subscribe button. Thank you so much. Signing off. Bye bye. Have a good day. Take care.